नमस्कार, सबा शाहिद शेख के साथ 4 का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। नेता हो या अपराधी, आतंकी हो या जिहादी, जो भी गलत करेगा वो चक्रव्यूह के चक्र से नहीं बचेगा। उनके कारनामों को एक्सपोज करूंगी, पूरी डिटेल में इनके गुनाहों की फेहरिस्त खोलूंगी। तो चलिए बताते हैं आज के वो कुछ नाम जो चक्रव्यूह के चक्र में आ गए। वो है कावड़ियों पर पत्थर फेंकने वाले उपद्रवियों की। दूसरी खबर में बात आरोपी टीचर की। तीसरी खबर में बात ज्ञानवापी की। चौथी खबर में बात अखिलेश यादव की। सबसे पहले बात कावड़ियों पर पत्थर फेंकने वाले उपद्रवियों की। उत्तर प्रदेश के बरेली में कावड़ियों पर हुए पथराव मामले में नया मोड़ सामने आया है। लोगों का कहना है कि पूर्व पार्षद उस्मान और मस्जिद के मौलाना के इशारे पर कावड़ियों पर पथराव करवाया गया था। ऐसा आरोप कावड़ियों ने खुद लगाया है। वहीं इसी सिलसिले में इन दोनों के खिलाफ पुलिस थाने में प्राथमिकी भी दर्ज करवाई गई। दरअसल बरेली के बारादरी के जोगी नवादा में असामाजिक तत्वों ने पथराव की घटना को अंजाम दिया है। पथराव की घटना में 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को चोटें आई थी। लगभग 7 घंटे तक जमकर हंगामा हुआ। ऐसे आरोप लगे कि कावड़ियों पर कीचड़ भी फेंके गए। उपद्रवियों ने पुलिस की गाड़ी भी तोड़ दी, एक राहगीर की गाड़ी पर भी हमला किया। वहीं पुलिस ने इस मामले में पूर्व पार्षद उस्मान और मस्जिद के मौलाना समेत 12 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। वहीं 150 अज्ञात लोगों पर भी केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी पूर्व पार्षद उस्मान को गिरफ्तार कर लिया है। जिस मोहल्ले के पास पथराव को अंजाम दिया गया है वहां पर भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। दरअसल जोगी नवादा की गुस्साई गोटिया में नूरी मस्जिद के पास से 3000 कावड़ियों का जत्था जा रहा था। इसी बीच कावड़ियों पर असामाजिक तत्वों ने पथराव कर दिया। वहीं पथराव की घटना के बाद कावड़ियों ने बरेली पीलीभीत हाईवे पर जाम लगा दिया और वो धरने पर बैठ गए। लगभग 2 से 3 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। वहीं इस मामले में एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने कहा कि कावड़ियों का जत्था गुजरने के दौरान वहां कुछ उपद्रवियों ने विवाद खड़ा कर दिया था। वहीं सीसीटीवी फुटेज से पता लग रहा है कि दोनों तरफ से पत्थर फेंके गए हैं। हालांकि अब स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। दूसरी खबर में बात आरोपी टीचर की। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में नफीस अहमद नाम के शिक्षक पर स्कूल की जनजातीय छात्राओं के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा है। आरोपी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई न होने से नाराज परिजनों ने स्कूल के बाहर इकट्ठा होकर जमकर प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि आरोपी शिक्षक पर 2 महीने पहले भी छेड़छाड़ का गंभीर आरोप लगा था, लेकिन तब प्रिंसिपल ने कार्रवाई करने की बजाय पीड़ित पक्ष पर दबाव बनाकर समझौता करा दिया था। दरअसल सूत्रों की माने तो मामला उधम सिंह नगर जिले के खटीमा के राजकीय इंटर कॉलेज झनकट का है। यहाँ कई छात्राओं ने इंग्लिश टीचर नफीस मोहम्मद पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। छात्राओं के आरोप के बाद उनके परिजनों ने प्रिंसिपल से मुलाकात कर आरोपी नफीस के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा था। हालांकि इसके बाद भी प्रिंसिपल ने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। इससे गुस्साए परिजन और शिक्षक अभिभावक संघ के सदस्य स्कूल पहुंचे। छात्राओं के परिजनों का आरोप है कि नफीस मोहम्मद आए दिन उनकी बेटियों से छेड़छाड़ करता था, लेकिन इसके बाद भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। स्कूल का घेराव करते हुए छात्राओं के परिजनों ने स्कूल में ताला लगा दिया। हंगामा बढ़ता देख पुलिस प्रशासन और एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराया। वहीं मौके पर मौजूद धारू जनजाति की 13 छात्राओं ने एसडीएम और एएसआई के सामने अपना पक्ष रखा। एक पीड़ित लड़की के अभिभावक का कहना है कि नफीस मोहम्मद ने 2 महीने पहले भी उनकी बेटी के साथ छेड़छाड़ की थी, लेकिन तब प्रिंसिपल और ग्राम प्रधान ने मिलकर उन पर समझौता करने के लिए दबाव बनाया था। बाद में समझौता भी हो गया था। आपको बता दें कि पीड़ित छात्रों की ओर से महिला अभिभावकों ने कोतवाली पुलिस को लिखित शिकायत दी। वहीं इस शिकायत में अंग्रेजी शिक्षक नफीस मोहम्मद पर छेड़छाड़, लड़कियों का अकेले बुलाना, धर्मांतरण, बात न मानने पर फेल करने की धमकी समेत कई तरह के गंभीर आरोप लगाए गए। वहीं इस पूरे मामले में एसडीएम रविंद्र सिंह बिस्ट ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई न होने पर बेहद नाराजगी जताई। उन्होंने कहा है कि प्रिंसिपल ने शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर आरोपी शिक्षक नफीस मोहम्मद को सस्पेंड करने के लिए कहा है। वहीं छेड़छाड़ के मामले को हल्केपन में लेने वाले प्रिंसिपल के खिलाफ अगर शिकायत मिलती है तो उसे भी इस स्कूल से हटाने की कार्रवाई की जाएगी।
तीसरी खबर में बात ज्ञानवापी की। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। अदालत ने आदेश दिया है कि 26 जुलाई को शाम 5 बजे तक कोई सर्वे ना किया जाए। इसके अलावा कोर्ट ने अब इस मामले में मुस्लिम पक्ष से हाईकोर्ट जाने को कहा है। इसी बीच ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे रुक गया है। वहीं वाराणसी के डीएम का कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का मतलब है कि 2 दिन में ही मुस्लिम पक्ष को उच्च न्यायालय में जाना होगा ताकि सर्वे पर रोक कायम रहे। सुप्रीम कोर्ट से की ओर से लगाई गई रोक 26 जुलाई शाम 5 बजे तक के लिए। इससे पहले शीर्ष अदालत में ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को लेकर दिलचस्प बात सामने आई। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है कि मस्जिद परिसर में खुदाई जैसी कार्रवाई ना की जाए। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि एक ईंट भी हटाई नहीं गई है। ऐसा कोई प्लान भी नहीं है। बिना कोई खुदाई किए गए या तोड़फोड़ किए ही सर्वे किया जा सकता है। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट के फैसले की दलील दी जिसमें सर्वे पर रोक लगाई गई थी। फिर लंबी चली बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर ही अंतरिम रोक का आदेश दे दिया। वहीं सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने सलाह दी कि मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी को इस मामले में हाईकोर्ट जाना चाहिए। वहीं शीर्ष अदालत ने मुस्लिम पक्ष से पूछा कि आप हाईकोर्ट क्यों नहीं गए। इस पर मुस्लिम पक्ष ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक कोई सर्वे नहीं हो सकता है। इसके बाद भी जिला अदालत ने सर्वे करने की इजाजत दे दी। ऐसे में उस पर रोक लगाने के लिए हमने तुरंत सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। चौथी खबर में बात अखिलेश यादव की। एनडीए में शामिल होने के बाद सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां वो विरोधी दलों पर खास तौर से सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखे हमले कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने अब एनडीए के मिशन 80 को लेकर भी काम करना शुरू कर दिया है। एनडीए में शामिल होने के बाद राजभर ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार मुलाकात की। यही नहीं, इस दौरान उन्होंने पूर्वांचल की उन 6 सीटों को लेकर भी बात की जहां 2019 में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। वहीं ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि पूर्वांचल में वो अपने चुनाव प्रचार का आगाज उन सीटों से करना चाहते हैं जहां पर पिछले बार चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहा है। वहीं राजभर ने इसके लिए आजमगढ़ की लालगंज लोकसभा सीट से शुरुआत करने का प्लान बनाया है। राजभर ने बताया कि वो चाहते हैं लालगंज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक कार्यक्रम हो तो वो वहां से 2024 के मिशन की शुरुआत करें। उन्होंने कहा कि सीट का चुनाव इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ की 6 सीटों पर बीजेपी हार गई थी। वहीं ओम प्रकाश राजभर ने लालगंज सीट पर पीएम मोदी के कार्यक्रम के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को भी पत्र लिखा है। साथ ही कहा है कि दिल्ली से परमिशन मांगी है। उन्होंने कहा कि अभी तो कई जगहों पर बारिश हो रही है। ऐसे में उन्होंने सितंबर के आखिर या अक्टूबर के पहले हफ्ते में पीएम मोदी के कार्यक्रम के लिए पत्र लिखा है। दरअसल पूर्वांचल में 26 लोकसभा सीटें आती। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी का सबसे कमजोर प्रदर्शन इसी क्षेत्र में रहा था। वहीं 2014 में जहां एनडीए ने यहां 25 सीटों पर जीत हासिल की थी, तो वहीं 2019 में ये घटकर 21 रह गई थी। पूर्वांचल के 18 जिलों में राजभर वोटरों की संख्या ठीक ठाक तादाद में है और करीब 12 सीटों पर राजभर वोटरों का रुख निर्णायक भूमिका निभाता है। अगर ये वोटर बीजेपी के साथ आ जाते हैं तो पूर्वांचल में बीजेपी का किला मजबूत हो जाएगा। ये इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि इस बार बीजेपी ने यूपी की सभी 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है। फिलहाल के लिए 4 का चक्रव्यूह में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।